Hello and welcome to World Student Scope. We are doing chapter number 2, Electrostatic Potential and Capacitance from class 12th. My name is Lalit Gautam and let's start today's lecture. This is basically last lecture क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वेन डी ग्राफ जनरेटर डिस्कस किया है, ठीक है, कंप्लीटली डिटेल में वो वीडियो डल चुकी है. नाउ वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज इन टुडेज लेक्चर. इस चैप्टर में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर की, और फिर हमने देखा डाई इलेक्ट्रिक. तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ऑल्दो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं. अभी हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे जो स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चंस हैं एडिशनल एक्सरसाइज से पहले के वो डिस्कस करें और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. बट ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पर हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन, two charges 5 into 10 की पावर -8 कूलम and -3 into 10 की पावर -8 कूलम are located 16 सेंटीमीटर apart. इतना दूर है वो. At what points on the line joining two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinite to be 0. आपको इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमें क्या कंसिडर करना होता है, 0 कंसिडर करना होता है. और यहाँ पर हमें दो चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इक्वल होते तो फिर तो क्या बात थी, फिर तो हमें पता है पोटेंशियल 0 कहाँ होगा. बट यहाँ पर पोटेंशियल जो चार्जेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मान लेता हूँ मैं 5, ठीक है, इंटू 10 to the power -8 कूलम वाला चार्ज, ठीक है, यहाँ पर मान लिया. ये मैंने मान लिया दूसरा चार्ज जो कि कितना है -3 into 10 की पावर -8 कूलम्स का जो चार्ज है, ठीक है, एंड दे आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट. ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर का है. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 हो. ओके, सो पॉइंट इस लाइन के अलोंग ही हमें ढूंढना है. अब पोटेंशियल 0 कब होगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है. अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल होते, इक्वल एंड ऑपोजिट, तब तो वो पॉइंट बीच में लाई करता, ठीक है. पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, ओवरऑल पोटेंशियल 0 हो जाता दोनों का सम. लेकिन अभी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बेचारे का कम है और ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. तो 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, किसके पास हमें ले जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली जो वीक है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हमें हेल्प करनी पड़ेगी. इस पॉइंट को हम वीक वाले चार्ज के पास ले जाते हैं क्योंकि बेचारा वीक है तो उसका पोटेंशियल कम होगा. नेगेटिव तो जरूर होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, और इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. ये ज्यादा डिस्टेंस पर भी अपना पोटेंशियल लगा सकता है उसके बराबर, ठीक है. दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए पोटेंशियल, तभी हमारा सम क्या बनेगा, 0 बनेगा. सो चलिए मैंने एक पॉइंट ऐसा कंसिडर कर लिया है. अब इसका डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ. यहाँ से मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 - x के इक्वल हो जाएगा. सेंटीमीटर्स में है हमारा डिस्टेंस. ओके, सो जो सम है वो हमें 0 करना है. इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, जल्दी से बताइए. पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा कांस्टेंट k इंटू चार्ज q, 5 into 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, है ना. यही फॉर्मूला होता है. एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R. सो r इज हेयर एक्चुअली x. r की वैल्यू x है, प्लस करेंगे. अब नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव साइन डाल देते हैं. चलो, कांस्टेंट k आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 3 into 10 की पावर -8 से और डिवाइड हो जाएगा ये वाला जो डिस्टेंस है यानी कि 16 - x. अब आप बोलेंगे मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है, तो अब देखेंगे हमें सेंटीमीटर में ही रखकर काम चल जाएगा. दोनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक है. अब ये जो बाकी का पार्ट है वो तो देखो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. ये पार्ट हमें सॉल्व करना है. कांस्टेंट के कॉमन चला जाएगा, 10 की पावर -8 भी कॉमन आएगा, दूसरी तरफ भेज देंगे, चला जाएगा. बचेगा क्या, 5/x और ये माइनस साइन के साथ होगा 3/16 - x इज इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है. जब नेगेटिव वाली टर्म को मैं वहां लेकर जाऊंगा तो बीच में क्या बन जाएगा, दोनों का साइन इक्वल हो जाएगा. तो इसको हटा देते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं. ऐसा हो जाएगा. अब क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है. चलो
15 6 ज़ा क्या होता है, 16 5 ज़ा इज 80 आई गेस, राइट, 16 5 ज़ा 80 होता है एंड ये होगा -5x, हमने मल्टीप्लाई किया इधर, ठीक है, 16 - x को, और इधर हो जाएगा 3x, ऑलराइट। अब 3x -5x को वहां ले जाते हैं, क्या कर देंगे, +5x कर देंगे। यहां पर तो जरूरत नहीं है अब लिखने की, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। सो 3x + 5x विल नाउ बिकम 8x, ओके, ये हो गया 8x, और 8x किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है, ठीक है, 80 के इक्वल है तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी कि न्यूट्रल पॉइंट या फिर जहां पर पोटेंशियल 0 होगा वो x की वैल्यू आ गई है, देखो 10 सेंटीमीटर। कहां से, पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज से 16 - 10 यानी कि 6 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अब ये बताइए कि इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पोटेंशियल 0 होगा। अगर हम इस ये तो बिटवीन द चार्जेस है ना, ये वाला पॉइंट जो हमने निकाला है, अगर हम इधर देखें इस साइड, तो इस साइड अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है, और ये चार्ज पहले से ही मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग होगा, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बेचारे का बहुत ही कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी ज्यादा, ऊपर से इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, तो वो दोनों कभी भी 0 नहीं हो पाएंगे। किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल 0 नहीं हो पाएगा। अब राइट साइड बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट मानूं, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के क्लोज है, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ऑलरेडी, तो इसका पोटेंशियल भी उसको बैलेंस कर सकता है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से R, ओके, ये मैं पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 मिल सकता है मुझे, सो मुझे एक केस डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मैंने एक पॉइंट मान लिया है R, जो कि कितना डिस्टेंस पर है, लेट्स से y डिस्टेंस पर है, दिस डिस्टेंस इज y, तो ये यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 + y, ऑब्वियस है। यहां पर कर दीजिए पोटेंशियल का सम 0, दोनों के पोटेंशियल्स का सम 0 करना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, सेम तरीके से आप यहां पर वैल्यू डालोगे, नीचे आप लिखोगे डिस्टेंस यानी कि 16 + y, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना काम आसान कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्टली 5/16 + y, ओके, क्योंकि मुझे पता है 10 की पावर -8 दोनों जगह पर आएगा, कांस्टेंट k भी दोनों जगह पर आएगा, ठीक है। माइनस में होगा, देखिए ये 3, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 3 है, 10 की पावर -8 हम कैंसिल कर देंगे, अपॉन में ये डिस्टेंस है y, ठीक है, अपॉन दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली y। सो इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल होगा, ओके, और जब हम एक नेगेटिव टर्म को वहां ले जाएंगे तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। दोनों का डिफरेंस 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो चलिए अब ये इक्वल हो गए, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और एक नया आंसर निकाल लो। सो ये बन जाएगा 5 × y इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई किया 3 से 48 बन जाएगा, ये होगा 48 एंड 3y, ओके, 3y को यहां ले आते हैं, 5y - 3y विल बिकम 2y इज इक्वल टू 48 एंड y विल कम आउट टू बी 24, यानी कि स्मॉलर चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमें दोनों आंसर बताने होंगे 10 सेंटीमीटर एज वेल एज 24 सेंटीमीटर, ओके। और अगर हमें दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव चार्ज से ही बताने हैं तो क्या होगा हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर, और ये 24 + 16 क्या होगा 40 सेंटीमीटर, ओके। सो योर आंसर विल बी 10,40 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहां से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से अगर मेजर करोगे तो इतने डिस्टेंस पर ये 2 पॉइंट्स हमें ऐसे मिल जाएंगे जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हमें 0 पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, हमें फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया पोटेंशियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, ठीक है। कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ओके। हेक्सागन के सेंटर पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। रेगुलर हेक्सागन का ये क्वेश्चन है, तो रेगुलर हेक्सागन मींस सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। दिस इज लेट्स से रेगुलर हेक्सागन है, ये इसका सेंटर है, एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो सभी साइड्स 10 10 10 ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करता हूं,
चार्जेस कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो वर्टिसेस पर प्रेजेंट है, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q Q Q एंड Q, ये है Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हेक्सागन के अंदर ये जो टोटल 360 डिग्री एंगल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड, देखो 6 साइड्स है ना, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। सो 360 डिग्री को, अब ये जो कंप्लीट एंगल था 360 डिग्री सेंटर पर, वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक पार्ट में जो एंगल आएगा वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल होगा 60 डिग्री। नाउ दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री और 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सभी साइड्स इक्वल होंगे, ये भी 10 और ये भी 10। तो हर एक चार्ज का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसी को आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सभी चार्जेस सेम है, ठीक है। तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कांस्टेंट K Q अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन R, ठीक है, ये डिस्टेंस R मान लेते हैं, 6 टाइम्स कर दिया है हमने। तो 6 कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू क्या है, 5, ओके, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ओके, एंड डिस्टेंस R इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 × 10 की पावर -2 मीटर्स। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 5 या फिर 6 5 30, एंड 30 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 270 और नीचे 10 भी है, ये नीचे 10 है तो 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 6 × 9 × 5 इज 270 अपॉन 10, और ये क्या है 10 की पावर 9 माइनस 10 की पावर -6, मतलब 9 और -6 हो जाएंगे एक साथ, तो बनेगा 3, और नीचे से आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, 9 + 2 11, 11 - 6 इज 5, सो दिस इज 27 × 10 की पावर 5। ये क्या आया हमारा वोल्ट में, आंसर ऐसा यूनिट में ही लिखना है, यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब कुछ अगर हमने ऐसा यूनिट में यूज़ किया है सो योर आंसर विल बी इन वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव नहीं था। आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, एडिशनल एक्सरसाइज से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, ठीक है। सो 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके। सो एक है, देखो हमारा क्या है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और एक हमारे पास -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कितनी दूर रखे हैं, 6 सेंटीमीटर अपार्ट, दिस डिस्टेंस is 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे। अब इस सिचुएशन में इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं थे लेकिन यहां पर तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, तो मुझे पता है कि जो मिड पॉइंट होगा दोनों का, ठीक है, मिड पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 आ जाएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, सम 0 हो जाएगा, इक्वल होगा क्योंकि पोटेंशियल दोनों की वजह से। और अगर हम यहाँ पर एक इक्वेटोरियल प्लेन बना दें, ठीक है, एक ऐसा प्लेन हो, ठीक है, ये दोनों चार्जेस हैं 2 एंड -2, अब इसके बीच में एक ऐसा प्लेन हो बिल्कुल सेंटर से जो पास कर रहा है, तो इस प्लेन के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, मान लो ये, तो ये इस चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस पर है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, एक की वजह से पॉजिटिव, दूसरी की वजह से नेगेटिव। सो दिस इक्वेटोरियल प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ये इक्वेटोरियल प्लेन होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अब इस सरफेस पर अगर आप निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा, ओके। और डाइपोल की डायरेक्शन, सॉरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बताइए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगी हमारी डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर भी P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और हमने सेकेंड चैप्टर में P
पोलराइजेशन के लिए भी पढ़ा है, तो ये ध्यान से यूज करना। इस क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट्स डायरेक्शन, और हमें पता है इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और अगर एक्सियल पॉइंट पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहां देखना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में, यहां पर भी, ठीक है। यहां पर अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वही इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां के लिए है? एक्सियल वाले पॉइंट्स के लिए। इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो फिर रिवाइज करो फर्स्ट चैप्टर को जाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्स। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस भी बता दी, उसका चार्ज भी बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ये जो चार्ज है उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगेन ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन बनता है। वैसा तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस बोलेगी कि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर है ना। सो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड का मतलब आप सरफेस पर समझ सकते हैं, तो क्या होगा? कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय चार्ज q डिवाइडेड बाय रेडियस, जो रेडियस है डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो बी पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट k की वैल्यू डालनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -7, और रेडियस है देखो 12 सेंटीमीटर, 12 को आप लिख लेंगे 12 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन हमें रेडियस का स्क्वायर करना होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, पोटेंशियल नहीं निकाल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करना होगा। सो दैट वाज अ करेक्शन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, के क्यू अपॉन आर तो पोटेंशियल हो जाता है, चैप्टर तो पोटेंशियल का ही है, पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो 12 इंटू 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। ये स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कुछ भी नहीं है। 9 इंटू 1.6, अगर इस 16 का डेसिमल हटा दोगे, 16 9 ज़ा 144 होता है, 12 12 ज़ा भी 144 हो जाता है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा। आंसर होगा 10 की पावर 5 फर्स्ट पार्ट के लिए। वैसे तो आंसर के लिए तो है ही, कैलकुलेशन ही करनी है अब आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सी पार्ट देख लो, सी पार्ट के अंदर पूछा गया एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो कुछ भी नहीं है। अब 18 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर निकालना है, ओके। सो दिस इज द पॉइंट 18 सेंटीमीटर अपार्ट, एंड फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, बस कांस्टेंट k हो जाएगा, चार्ज q सेम ही रहेगा। डिस्टेंस अब 18 इंटू 10 की पावर -2, इसका आपको स्क्वायर करना होगा, ठीक है। सो के क्यू अगेन सेम है, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर होगा आपका 4.4। मैच कर लें, अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर अभी साथ के साथ। सो 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस शुड बी योर आंसर फॉर सी पार्ट, ओके। वैसे तो बैक गिवन ही है एनसीईआरटी के एंड में, बट अगर अभी आप कैलकुलेट करें तो आंसर ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे भी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड, इतनी उसकी कैपेसिटेंस है। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced? डिस्टेंस को कम करने से हमें पता है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय हाफ, हमने आधा कर दिया डिस्टेंस, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ठीक है। तो हमने स्पेस को फिल भी कर दिया विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। पहले कैपेसिटर कुछ ऐसा था, बाद में कैपेसिटर कुछ ऐसा है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। डिस्टेंस आधा कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है, C0, ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है देखो 8 पिकोफैराड,
और वो किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी। ठीक है, यहां पर अब कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, नई कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, क्योंकि कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इनटू जो हमारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फर्क तो यहीं पर है ना, सिर्फ इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया, बाकी काम किसका है, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्लेट, उसका एरिया। सो हम क्या यूज करेंगे, सिंपली एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए। एरिया को तो चेंज नहीं किया, डिस्टेंस हमने हाफ किया, तो यहां पर मैं यूज करूंगा d/2। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होगी बताओ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय d/2, क्योंकि डिस्टेंस हम हाफ कर चुके हैं और हमने डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया है तो कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली बस इतनी सी बात है, ये जो 2 का फैक्टर है देखो वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k, है ना, न्यूमरेटर में आया, और बाकी क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। अब ये जो वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है, 8 पिकोफैराड। सो व्हाट विल बी आवर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ k, कांस्टेंट है 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू मैं यहां से देखूंगा वो है 8 पिकोफैराड। ओके, सो दिस इज 6 2 12 एंड 12 8 होते हैं 96। ओके, सो दिस इज 96 पिकोफैराड। दिस शुड बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं कर रहा, देखो थोड़ा सा हमें सॉल्व किया है, आंसर आ गया 96 पिकोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है 6 from NCERT back exercise, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad, okay, are connected in series. इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। What is the total capacitance of the combination पूछी है। ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस गिवन है, अब इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे। What is the potential difference across each capacitor, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, अगर हमने उस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया है 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आप एक डायग्राम बना दो अच्छा सा। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ में। बैटरी वाली चीज़ हम बाद में भी बता सकते थे। ओके, ये सभी का क्या है 9 पिकोफैराड, दिस इज ऑल्सो 9 पिकोफैराड एंड दिस इज ऑल्सो 9 पिकोफैराड। ओके, सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ओके, और यहां पर तो तीनों कैपेसिटेंस इक्वल है, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 क्या हो जाएगा 3/9, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा 1/9 का। ठीक है, ये हो जाएगा 3 एंड इट विल बी 1/3। ये किसके इक्वल है, 1/c के इक्वल है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 3, यहां पर भी रेसिप्रोकल हो गया। यूनिट क्या लगेगी, पिकोफैराड, क्योंकि सब कुछ पिकोफैराड में है, सो दिस विल ऑल्सो बी इन पिकोफैराड। यूनिट्स का खास आपको ध्यान रखना है। 3 पिकोफैराड हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, 120 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट किया है। ओके, सो नाउ हमें बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट इन तीनों को मिल गया है। ठीक है, देखा जाए तो, और हमें ये भी पता है कि क्या कह सकते हैं हम, कितना चार्ज, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता लग गई, बैटरी आपको पता है, तो इतना कैपेसिटर इस बैटरी से कितना चार्ज लेगा, आप वो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना चार्ज लेगा बैटरी से, C मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है, तो 3 पिकोफैराड को मल्टीप्लाई करो, 3 पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ठीक है, 10 की पावर -12 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो 120 वोल्ट से, सो 12 3 हो जाता है 36 इनटू या फिर 360 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 360, 120 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 10 की पावर -12 एज इट इज बचेगा यहाँ पर, तो दैट मीन्स पिको कूलम बन जाएगा, 360 पिको कूलम। कूलम के साथ भी तो हम ये फैक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो भी इतना चार्ज हर एक कैपेसिटर के पास होगा। सीरीज में कैपेसिटर्स के पास चार्ज सेम होता है। ठीक है, सो 360 इसके पास भी है, 360 इसके पास भी है, 360 इसके पास भी है। तो अगर आपको चार्ज पता है कैपेसिटर के पास कितना है, उसकी कैपेसिटेंस पता है, तो आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ये मेथड मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर हमें कैपेसिटेंस अलग अलग गिवन होती तो हमें ऑब्वियसली ऐसा ही करना पड़ेगा।
जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे आप पहले निकालो कि वो बैटरी से कितना चार्ज लेने वाला है, ठीक है। चार्ज पता लगने के बाद में हर एक कैपेसिटर के पास सेम चार्ज स्टोर्ड होगा, तो आप हर एक के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो मुझे पता है, आपको स्टार्टिंग से ही पता था। 120 वोल्ट को आप 40 वोल्ट, 40 वोल्ट और 40 वोल्ट में, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ तो कैपेसिटेंस सेम है, तो 120 वोल्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 40 वोल्ट ईच कैपेसिटर को मिल जाएगी, ठीक है। 40 + 40 + 40 इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो ऐसा सिर्फ तब कर सकते हो जब इक्वल कैपेसिटेंस आपको गिवन है। इक्वल गिवन नहीं होगी तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए, आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, अब ये देखो अलग अलग है इनकी कैपेसिटेंस, 2, 3 एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है, ठीक है। तीनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में कुछ इस तरह से। दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछ लेना। पैरेलल कैपेसिटेंस में होता है C1 + C2 + C3। अब तो ये बिल्कुल याद है, ठीक है। सो 2 + 3 + 4 आपको करना होगा, दैट मीन्स 2 + 3 + 4 सब कुछ पिकोफैराड में है। सो योर आंसर विल बी 7 पिकोफैराड, नहीं 9 पिकोफैराड, सॉरी। 4 + 3 7, 7 + 2 9, इसमें भी गलती कर दी। सो ये होगा 9 पिकोफैराड, ओके। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट में देखिए क्या है, डिटरमाइन द चार्ज। अब आपको चार्ज बताना है ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज 100 वोल्ट, तो हर एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा? 100 वोल्ट पैरेलल के अंदर क्या मीनिंग होता है कि हर एक कंपोनेंट को सेम पोटेंशियल मिल जाएगा। इसे भी 100 वोल्ट मिलेगा, 100 और 100। कैपेसिटेंस आपको पता है, बताना क्या है? चार्ज। तो देखो यहाँ कितना चार्ज होगा? Q1, ठीक है। Q1, Q2, Q3 ऐसे लिख देते, ठीक है। सो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा CV। चार्ज का फॉर्मूला कहते हैं Q = CV। कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैराड इंटू आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 × 100, ओके। पिकोफैराड है, मैंने वो पिको नहीं बनाया, 10⁻⁻12 का फैक्टर। सो ये एक्चुअल में तो देखो 200 पिको कूलम आप ऐसा लिख सकते हो। और अगर इसको नैनो कूलम में लिखना है तो नैनो कूलम में लिखने के लिए आप इसको 0.2 नैनो कूलम ऐसा कर सकते हैं, आई गेस। अगर हम इसके 1, 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस हम उसको दे देते हैं 10⁻12 को, तो वो 10⁻9 बन जाएगा। 10⁻9 इज नैनो कूलम, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 0.2 नैनो कूलम। यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो ये बन जाएगा 0.3 नैनो कूलम, ठीक है। और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0.4 नैनो कूलम। तो हर एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है वो हमें पता लग गया, ऑलराइट। क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, तो वो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी कम है वो कम चार्ज स्टोर कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में एयर है, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया। अब हमें प्लेट का एरिया भी दिया गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, ओके। सो एरिया तो मीटर स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलीमीटर का मतलब होता है 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैपेसिटेंस बतानी है। कैपेसिटेंस होती है ε0 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। कोई डाइलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे भी एनसीईआरटी में वो टॉपिक है नहीं कि डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया ऑफ थिकनेस T, तो वैसे न्यूमेरिकल्स आपको कंपटीशन में ही देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में तो है नहीं।
So this is capacitance. Okay, sorry. Epsilon naught into area A divided by distance D. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर, बस आपको वैल्यूज डालनी है, 10 की पावर -12 होता है, एरिया है 6 इंटू 10 की पावर -3 एंड डिस्टेंस इज 3 मिलीमीटर यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, सो दोनों जगह पर 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -3 को तो हम एज इट इज कैंसिल कर देंगे, 3 2 6 हो जाता है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 5 10 एंड 1 कैरी 2 8 16 प्लस 1 17 प्लस 7 1 उधर चला जाएगा, 2 8 16 प्लस 17.7 इंटू यानी कि इंटू 10 की पावर -12 फेराड ऐसा लिखेंगे आप, और 10 की पावर -12 फेराड को आप क्या लिख सकते हैं, पिको फेराड लिख सकते हैं. 17.7 को मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ 18, अप्रोक्सीमेटली ये 18 के इक्वल है, पिको फेराड ये हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर कैपेसिटेंस का. ठीक है, अब पूछा गया 100 वोल्ट की अगर सप्लाई से मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो कितना चार्ज होगा. अब मुझे कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज भी पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू CV. ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ऐसे रट जाना चाहिए आपको, है ना, मतलब इतनी बार हम यूज कर चुके हैं. तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, इसको तो बस बोलते रहो. कैपेसिटेंस है 18 इंटू 10 की पावर -12. ठीक है, पिको फेराड. वोल्टेज हमें दी गई है 100 वोल्ट से, हमने इसको कनेक्ट किया है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 100 इधर मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर -10 बन जाएगा, यानी कि 18 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्स बन जाएगा. ठीक है, अगर 1.8 लिखोगे तो ये 10 की पावर -9 बन जाएगा, और उसको आप नैनो कूलम भी कह सकते हैं, 1.8 नैनो कूलम. ठीक है, सो इतना तो, क्योंकि ऑप्शंस में तो देखो कुछ भी मिल सकता है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस हो तो ये मिल गया 1.8 नैनो कूलम, आपका आंसर ये आ रहा है, तो ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन में तो बस यही पूछा गया था कितना चार्ज होगा और कितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी, दोनों चीजें हमने निकाल दी. अपने आंसर्स मैच कर लो. क्वेश्चन नंबर 8 इज डन नाउ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8. ओके, पिछले क्वेश्चन की ये बात कर रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि क्या करें हम इस पे, 3 mm थिक माइका शीट, 3 mm का ही डिस्टेंस था, 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस था दोनों प्लेट्स के बीच में, और इतनी ही थिक हमने क्या लगा दी वहां पर, माइका शीट वहां पर इंसर्ट कर दी है, और माइका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 6 के इक्वल होता है बिटवीन द प्लेट, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट. सो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ इन द कैपेसिटर. ठीक है, तो जब हमारी सप्लाई कनेक्टेड रहेगी और हमने जब उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो वेन डिग्राफ जनरेटर किया, उससे पहले जो लेक्चर है वहां पर हमने डिटेल में पढ़ा भी है कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड वाला पार्ट. यहां पर भी आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में मैंने कहा था ये क्वेश्चन है इस तरह से. सो कनेक्टेड, जब बैटरी आपकी कनेक्टेड रहेगी तब की बात कर लेते हैं पहले. डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से क्या होता है, हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. ठीक है, सो ओरिजिनल कैपेसिटेंस देखो, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली है 17.7 पिको फेराड, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 18 पिको फेराड लिख दिया था. ठीक है, तो इतनी कैपेसिटेंस है, और हमने कितनी वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया था, V0 इज इक्वल टू 100 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट किया है, और अभी कनेक्टेड वाला ही पार्ट कर रहे हैं, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है. तो बैटरी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज चेंज हो सकती है क्या, वोल्टेज चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम. कनेक्टेड के अंदर नई वोल्टेज सेम रहती है, जो कि हमारी पुरानी वोल्टेज होती है V0 के इक्वल, यानी कि 100 वोल्ट ही आपका आंसर होगा. ठीक है, कैपेसिटेंस मुझे पता है इंक्रीज कर जाती है. डाइलेक्ट्रिक के डालने का फायदा ही क्या है, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं की तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी K टाइम्स ऑफ C0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 और ये है 18 पिको फेराड. सो 18 6 विल बी 108, राइट, 108 पिको फेराड आपका आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस के लिए. चार्ज, अब चार्ज क्या हो जाएगा, नया चार्ज हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि बैटरी है
तो बैटरी उसको चार्ज सप्लाई कर सकती है, तो कांस्टेंट K टाइम्स ऑफ Q नॉट। ओके, अब पहले कितना चार्ज वो स्टोर कर रही थी बैटरी, हमने निकाला था शायद लास्ट क्वेश्चन के अंदर। चार्ज जो है 1.8 नैनो कूलम के इक्वल वो स्टोर कर रही है, ठीक है। सो आप यहाँ पर यूज कर लो, कांस्टेंट 6 को मल्टीप्लाई कर दो 1.8 से नैनो कूलम। ओके, 18 6 108 होता है, तो पॉइंट है तो क्या बन जाएगा 10.8 नैनो कूलम। अब नया चार्ज देखो इतना हो गया, यहाँ पर मैं Q नॉट भी लिख देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ चार्जेस 1.8 नैनो कूलम था, राइट। अभी हमने देखा लास्ट में 1.8 नैनो कूलम था। अब बैटरी कनेक्टेड थी तो देखो चार्ज ज्यादा हो गया, 10.8 नैनो कूलम हो गया। तो चार्ज किसने दिया, बैटरी ने दिया। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से। पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जब हमारा बैटरी जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगी, बी पार्ट जहां पर डिसकनेक्टेड बोला गया है, ठीक है। तो डिसकनेक्टेड के केस में हमने क्या पढ़ा था, देखो जब बैटरी ही नहीं है तो चार्ज इंक्रीज नहीं कर सकता, चार्ज सप्लाई करने वाला ही नहीं है कोई, तो चार्ज सेम रहेगा, यानी कि आपका Q विल बी इक्वल टू Q नॉट। ओके, ये हो जाएगा एक केस, तो चार्ज तो सेम रहेगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्ट करने से, तो कैपेसिटेंस यहाँ पर भी 108 पिकोफेराड, ठीक है। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करी है, चार्ज इंक्रीज नहीं किया, तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गई, पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। नया पोटेंशियल जो है पुराने पोटेंशियल यानी कि V नॉट डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिक्रीज करेगा तो किस फैक्टर से डिक्रीज करेगा, यही फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो इस फैक्टर से कोई चीज इंक्रीज करती है या फिर कोई चीज डिक्रीज करती है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि देखो जब डिस्कनेक्ट कर दिया चार्ज सेम रहेगा क्योंकि बैटरी है ही नहीं चार्ज सप्लाई करने वाली, कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी, जब पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर जाएगा। फॉर्मूला लिख के देख लो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अगर मुझे ये इंक्रीज करना है, ये सेम रहेगा तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ये इंक्रीज करेगा जब ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, वाइस वर्सा। सो V नोट को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, ओरिजिनल पोटेंशियल वाज 100 वोल्ट, 100 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6, तो देख लेना क्या आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए, डेसिमल्स में आप निकाल सकते हैं। सो ये हो गया हमारा, दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, मीडियम मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक हम वहाँ पर भर देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ये पैरामीटर्स पर, जब बैटरी कनेक्टेड है या फिर बैटरी डिसकनेक्टेड है। दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10th. So question number 10th is a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो सिंपल एनर्जी स्टोर्ड हमें कैलकुलेट करनी है। एनर्जी के लिए हमने देखो तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, एक होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरा फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर और तीसरा फॉर्मूला था हाफ मल्टीप्लाइड बाय QV। तो ये तीनों फॉर्मूले में से अब आपको देखना पड़ेगा आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें देखो वोल्टेज पता है V है और कैपेसिटेंस पता है 12 पिकोफैराड। सो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली। सो पुटे एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इनटू कैपेसिटेंस डाल दो 12, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 एंड वोल्टेज का स्क्वायर करना है यानी कि 50 का स्क्वायर वो हो जाएगा 2500। ओके, सो ये हो जाएगा 6 एंड 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, सो इट विल बी 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 30 एंड 6 टू 12 यानी कि 150 बन जाता है 25 4 से 100, यस, तो 150 हो जाएगा 25 इंटू 6। अब ये 100 है और यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब वैसे तो ये बन जाएगा ना, 2 0 पहले से थी, 25 को 6 से किया 150 हो गया एंड इंटू 10 की पावर -12। क्या निकाल रहे हैं हम, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो जूल्स में होगी। सब कुछ आपने एसआई यूनिट में लिया है ना, पीको का फैक्टर आपने डाल दिया 10 की पावर -12 है, ये ऑलरेडी वोल्ट में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आंसर जूल में आएगा। अब ये 1000 को अगर हम यहाँ ले जाते हैं, सो इट विल बिकम 15 एंड इंटू 10 की पावर -9 बनेगा, है ना, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -9, तो उसको मैं नैनो जूल्स भी लिख सकता हूँ या फिर आप 15 इंटू 10 की पावर -9 जूल, कुछ भी हो सकता है, सभी आंसर्स करेक्ट हैं, लिखने के अलग अलग हमारे तरीके। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, देखो
बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। अगर एक कैपेसिटर के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो डिपेंड करता है हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है एडिशनल एक्सरसाइज से पहले के क्वेश्चंस, 11 ही क्वेश्चंस गिवन है। सो अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, और फिर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर। तो देखो क्या किया, एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और उसको चार्ज कर लिया। कितनी बैटरी है, 200 वोल्ट की बैटरी से हमने उसको चार्ज किया। कैपेसिटर था 600 पिकोफैराड। फिर हमने क्या किया, चार्ज करने के बाद इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से ही कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर बैटरी नहीं है, अब कैपेसिटर है, ठीक है, और सेम वैल्यू का कैपेसिटर है, ये भी 600 पिकोफैराड और ये भी 600 पिकोफैराड। ओके, तो ये सिचुएशन है। अब जब हमने इसको चार्ज किया, अब क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। कितनी एनर्जी, देखो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, इसने उसको चार्ज कर दिया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये जो चार्ज कैपेसिटर था इस तरह से, उसको हमने एक मतलब अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। सो ये कैपेसिटर अब कैसे बिहेव करेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके देखो एक एंड पर पॉजिटिव है, एक एंड पर नेगेटिव प्लेट है, तो वो बैटरी का ही काम करेगी। ठीक है, जब ये कैपेसिटर को चार्ज किया गया तो ये 200 वोल्ट पर ही चार्ज हो गया। ठीक है, इतनी पोटेंशियल पर वो चार्ज हो गया। कितना चार्ज आएगा इसके पास में ओरिजिनली, वो होगा CV, मल्टीप्लाई करना है। देखो 600 है, पिको का मतलब 10 की पावर -12 है, और 200 वोल्ट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 200 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इट विल बिकम 6 2 हो जाएगा 12, 6 2 12, ये 2 0 और ये 2 0 10 की पावर 4 बन जाएंगे, एंड 10 की पावर 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -8 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, सो ये है 12 इंटू 10 की पावर -8 कूलम्स, इतना चार्ज उसके पास में आ गया। ठीक है, इस बैटरी ने उसको इतना चार्ज दिया। अब जब न्यूट्रल इस अनचार्ज कैपेसिटर से आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये अपना चार्ज इसको देगा। ठीक है, अपना चार्ज भी, अब इक्वल कैपेसिटर है तो ऑब्वियस ही बात है वो आधा आधा बांट लेंगे आपस में। ठीक है, आधा चार्ज उसको दे देगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते थे कि कितना चार्ज उसको वो दे देगा। सो अगर खुद के पास 12 इंटू 10 की पावर -8 कूलम चार्ज है तो उसको कितना दे देगा, 6 डिवाइड कर लेगा, 6 अपने पास रखेगा, 6 उसको दे देगा, टोटल चार्ज 12 ही रहेगा। ठीक है, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है तो पहले ये देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड है कितनी। ठीक है, यहां निकाल लेते हैं, इसी सिचुएशन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, मुझे कैपेसिटेंस पता है, मुझे वोल्टेज भी पता है। ठीक है, तो हाफ CV² आप यूज कर सकते हैं। अभी तो आपको चार्ज भी पता है, ये तो हमने वैसे ही निकाल लिया, हाफ CV²। चलो देखो, हाफ एज इट इज, कैपेसिटेंस है 600, पिको का मतलब है 10 की पावर -12, एंड वोल्टेज का स्क्वायर करना मतलब 200 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर 2 है वो, 10 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। अब ये 2 0 जब वहां जाएंगे तो 10 की पावर 6 बन जाएगा, एंड दिस इज 2 3 4 3 कितना हो जाता है, 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 है, एंड ये 2 zeros 10 की पावर 4 से मिलकर 10 की पावर 6 बनेगी, एंड दिस इज 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -6 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, सो 12 इंटू 10 की पावर -6, यूनिट मुझे क्या लगानी चाहिए, जूल, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, सो 10 की पावर -6 जूल को आप माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो होता है, सो 12 माइक्रो जूल ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यानी कि इस कैपेसिटर के पास एनर्जी है 12 माइक्रो जूल। हमसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी वो लूज करेगा, तो 12 माइक्रो जूल वो एनर्जी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर सेम है। ठीक है, सो दोनों के पास हो जाएगी 6 माइक्रो जूल एंड 6 माइक्रो जूल, तो एनर्जी लॉस्ट विल बी 6 माइक्रो जूल। 12 उसके पास पहले थी, 6 उसने दे दी, सो 6 माइक्रो जूल की वो एनर्जी, कितनी एनर्जी लूज कर देगा, 6 माइक्रो जूल। तो दिस इज योर आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, एनर्जी आपको निकालनी है।
वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों कैपेसिटर्स पर. ओके, so these are 11 questions, first 11 questions from NCERT back exercise which we discussed in today's lecture. Let's see अभी हम आगे और questions के ऊपर वीडियो बनाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे lectures इस चैप्टर में हो चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गए. ओके, सो लेट्स सी अगर हम और वीडियोस इस पर डालेंगे या फिर नहीं, बट दीज आर फर्स्ट 11 क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बैक एक्सरसाइज. कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू.